देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। और स्पेशल रिपोर्ट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे देवभूमि। आपको बता दें, उत्तराखंड की हम बात करेंगे। उससे पहले देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रही है। ये खास पल क्या है वो जानेंगे कि आखिर कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, ये भी हम आज इस स्पेशल रिपोर्ट में जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ वेतन वृद्धि और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों मजदूरों के उग्र प्रदर्शन और तोड़फोड़ के बाद कैसे हालात चलते चलते हम बात करेंगे सुरों की मलिका, जिंदा दिल्ली की मिसाल और भारतीय संगीत की वो आवाज जिसने 8 दशकों तक दिलों पर राज किया, यानी कि आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। और सबसे पहले हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड एक बार फिर ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 14 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा न केवल विकास की नई इबारत लिखेगा बल्कि सियासी नजरिए से भी इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के 14 अप्रैल को प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। आपको बता दें कि रविवार को पीएम मोदी देवभूमि आ रहे हैं। सियासी लिहाज से पीएम का कार्यक्रम कई मायनों निकाले जा रहे हैं। एक तरफ पीएम का जमीनी दौरा है, वहीं दूसरी तरफ उस जमीन को मजबूत करने के लिए सीएम धामी गढ़ी कैंट स्थित जसवंत ग्राउंड और मां काली मंदिर तक सड़क मार्ग में स्थलीय निरीक्षण किया और विभिन्न व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे का हमेशा राज्य को नई सौगातें मिलती हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक जितनी भी बार पीएम मोदी उत्तराखंड आए हैं, हर बार राज्य को कुछ न कुछ नया मिला है। इस बार भी उनके आगमन पर एक ऐतिहासिक पल होने जा रहा है। धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे को समर्पित करेंगे, जिससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय मात्र 2 से 2.5 घंटे रह जाएगा। नहीं, प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से बहुत लगाव है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से राज्य में अनेक योजनाएं आगे बढ़ी हैं, 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे एम्स की संचालन हो या नया एम्स खुलना हो, हमारी हेली सेवाएं बढ़नी हो, यात्राएं चाहे आदि कैलाश की उन्होंने स्वयं यात्रा करी हो या माणा गांव जाना हो, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, उसको पहले गांव की संज्ञा दी, या पिछले ही साल या हमारी शीतकालीन यात्रा का प्रमोशन करना हो या आपदा की स्थिति हो, हर समय में प्रधानमंत्री जी हम सब लोगों का हमेशा प्रोत्साहन करते हैं, हमेशा राज्य की सहायता करते हैं। इस बार भी आ रहे हैं तो इस बार बड़ी सौगात हमको देने वाले हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे चालू होने वाला है, उसके चालू होने से बड़ी देश भर के लोगों को भी और विशेषकर उत्तराखंड के लोगों को बहुत सुविधा दिल्ली जाने के लिए होनी है और दिल्ली से आने के लिए होनी है। उन्होंने इसे राज्यवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बताया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के दिल में उत्तराखंड बसता है। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड आगमन को लेकर प्रदेश में उत्साह का माहौल है। भाजपा ने इसके लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर ली और कल के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ने की उम्मीद है। पीएम मोदी का ये 12 किलोमीटर लंबा रोड ऐतिहासिक होगा, जिससे कार्यकर्ता सड़क के बीच में खड़े होकर स्वागत करेंगे। रोड शो के बाद जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड में एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें हजारों लोग शिरकत करेंगे। भट्ट ने कहा कि आयोजन न केवल प्रधानमंत्री के प्रति जनता के अटूट विश्वास को दर्शाता है, बल्कि उत्तराखंड के प्रति पीएम मोदी के विशेष स्नेह की झलक भी कल के कार्यक्रम में साफ तौर पर दिखाई देगी। के आगमन की पूरी तैयारी के संदर्भ में हमने पार्टी के सभी कार्यकर्ता वार्ता कर चुके हैं। हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़कर कल के कार्यक्रम में रहने वाला है। जो 12 किलोमीटर का उनका रोड शो है, कार्यकर्ता सड़क के दोनों ओर पुष्प वर्षा का स्वागत करेंगे और जसवंत सिंह जो आर्मी ग्राउंड है, उस ग्राउंड में हजारों की संख्या में एक जन सैलाब होगा और प्रधानमंत्री जी के प्रति जो जनता का विश्वास है और प्रधानमंत्री जी का भी जो उत्तराखंड के प्रति जो उनका स्नेह है, उसकी झलक कल के कार्यक्रम में दिखाई देगी। हमने सभी कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम में आने के लिए आह्वान किया है। निसंदेह विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब हमारे प्रदेश के दौरे पर हों तो अपार उत्साह
हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ उत्तराखंड की जनता में भी है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड राज्य के जनमानस के साथ उत्तराखंड राज्य के लिए विशेष आशीर्वाद और स्नेह हमेशा रहा है। और जब जब वो उत्तराखंड राज्य में आए हैं, उन्होंने उत्तराखंड राज्य को अनेकों सौगातें देने का काम किया है। और इस समय जब वो ऐसे समय पर उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, जब हमारे उत्तराखंड राज्य को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का वो लोकार्पण कर रहे हैं, जो एक्सप्रेस वे उत्तराखंड राज्य के लिहाज से अगर हम देखें तो उत्तराखंड राज्य के लिए ये वरदान के रूप में साबित होने वाला है। चाहे हम औद्योगिक क्षेत्र के बात करें या अन्य विकास के कामों की बात करें या रोजगार की दृष्टि से देखें, ये एक्सप्रेस वे उत्तराखंड राज्य के लिए वरदान साबित होगा। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड दौरे को लेकर के हमारे उत्तराखंड में अपार उत्साह का माहौल है और उनके स्वागत के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड का जनमानस आशा रोडी से लेकर के महेंद्रा ग्राउंड तक अनेकों स्थान पर उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी पार्टी स्तर और सरकार स्तर पर हो रही है। आपको बताते हैं पीएम मोदी का दौरा क्यों है इतना महत्वपूर्ण। पीएम मोदी ऐतिहासिक काली मंदिर में दर्शन करेंगे। पीएम करेंगे एक्सप्रेस परियोजना का औपचारिक उद्घाटन। पीएम 5-10 मिनट तक माता के दर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम धामी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। 210 किलोमीटर लंबा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को सौगात देंगे। उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजधानी के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक्सप्रेसवे में 5 टोल प्लाजा भी बनाए जाएंगे। 4 धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, उस पर मुख्य फोकस किया जाएगा। इस दौरान सीएम धामी ने एक्सप्रेस पीएम मोदी के देहरादून में 14 अप्रैल को प्रस्तावित कार्यक्रम के सफल आयोजन के दृष्टिगत कड़ी कैंट से जसवंत ग्राउंड एवं माता आटकाली मंदिर तक सड़क मार्ग से स्थलीय निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध एवं उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर मां आटकाली मंदिर में पूजा अर्चना कर मां काली से राज्य की उन्नति एवं कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रार्थना की है। फिलहाल पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा कई मायनों में अहम है। एक तरफ सौगातों की बहार है देवभूमि के लोगों के लिए, वो दूसरी तरफ आने वाले चुनाव के लिए सियासी धार भी है। फिलहाल देखना दिलचस्प है कि सौगातों की बहार कितना असरदार साबित होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और शपथ ग्रहण के बाद अब प्रदेश की कमान किसके हाथ में होगी, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद अब नेतृत्व परिवर्तन की आहट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। रेस में कई दिग्गज नाम शामिल हैं, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर पटना की सड़कों तक सबसे ज्यादा चर्चा जमुई विधायक और मंत्री श्रेयसी सिंह की हो रही है। और आखिर कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री और कैसा होगा नया मंत्रिमंडल, इस खास रिपोर्ट में देखिए। बिहार की राजनीति में संभावित नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सबसे अधिक चर्चा बिहार सरकार की मंत्री और जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह को लेकर देखी जा रही है। हाल ही में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उन्होंने नई दिल्ली स्थित संसद भवन में शपथ भी ली। इसके बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल लगातार उठता रहा है कि राज्य की कमान आगे किसके हाथों में आएगी। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने थे। सरकार में भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अब संभावित नेतृत्व परिवर्तन को लेकर राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। बिहार में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। भाजपा खेमे में बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सांसद राजीव प्रताप रूडी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणुका देवी तथा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के नाम भी चर्चा में हैं। इसके अलावा पहली बार राज्यसभा पहुंची धर्मशीला गुप्ता का नाम भी संभावित चेहरों की सूची में जोड़ा जा रहा है।
संभावित मंत्रियों की सूची। जेडीयू कोटे के संभावित मंत्री: डिप्टी सीएम निशांत कुमार, विजेंद्र यादव, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खान, सुनील कुमार। इन सबके बीच बिहार में मुख्यमंत्री पद का अंतिम निर्णय गठबंधन की सहमति और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। फिलहाल किसी भी दल ने इस मुद्दे पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर चल रही चर्चाएं अभी अटकलों और सोशल मीडिया ट्रेंड पर आधारित है। हालांकि सबसे अधिक चर्चा श्रेयसी सिंह के नाम की हो रही है, लेकिन अंतिम निर्णय राजनीतिक दलों की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से जारी श्रमिक आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर आ गया है। वेतन वृद्धि और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों मजदूरों के उग्र प्रदर्शन और तोड़फोड़ के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेहद सख्त और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल उपद्रवी तत्वों को चिन्हित करने के आदेश दिए हैं, बल्कि प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के हक में बड़े बदलावों का ऐलान भी किया है। अब नोएडा की फैक्ट्रियों में ओवरटाइम का 2 गुना भुगतान करना होगा। आखिर क्या है सरकार के नए नियम और जमीन पर क्या हालात हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। योगी सरकार ने नोएडा में चल रहे कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के बाद 2 गुना ओवरटाइम भुगतान समय पर सैलरी और बोनस सीधे बैंक खाते में जमा कराने की जरूरी कर दिया है। नए नियमों के तहत 10 तारीख तक सैलरी, साप्ताहिक अवकाश और रविवार को काम पर दोगुनी मजदूरी तय की गई है। महिला सुरक्षा के लिए शिकायत समितियां और कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। वेतन बढ़ोतरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में बीते 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का आंदोलन सोमवार को और उग्र हो गया। उन्होंने कई जगहों पर जाम लगाया और तोड़फोड़ की। पुलिस अधिकारियों ने ये जानकारी दी। पुलिस के अधिकारियों ने कहा है, नोएडा के सेक्टर 63, सेक्टर 62, सेक्टर 15, फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र, सूरजपुर, नॉलेज पार्क क्षेत्र, दादरी क्षेत्र और इकोटेक प्रथम के औद्योगिक क्षेत्र में सुबह से ही मजदूरों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच मजदूरों का प्रदर्शन हिंसक हो गया है। इस बीच सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की। बड़ी संख्या में मजदूर वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर एकत्र हुए। झड़प के बाद स्थिति बेकाबू हो गई, जिससे सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। पत्थरबाजी से हालात और बिगड़ गए हैं। योगी सरकार ने प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कई अहम फैसले किए। सीएम योगी की बैठक की बड़ी बातें: हर श्रमिक को मिले सम्मानजनक मानदेय, सुरक्षित कार्य वातावरण और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित हों। औद्योगिक इकाइयां श्रम कानूनों का अक्षरशः पालन करें। श्रमिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो। सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण अगले 24 घंटे के भीतर औद्योगिक संगठनों, उद्योग प्रतिनिधियों और इकाई प्रबंधन से सीधा संवाद स्थापित करें। श्रम विभाग स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों में सतत संवाद स्थापित करें। श्रमिकों के नाम पर माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों की पहचान पर सख्त कार्रवाई करें। औद्योगिक क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाएं। देश में मत्रप्राय नक्सलवाद को पुनर्जीवित करने की साजिश से सावधान रहें। भड़काऊ गतिविधियों पर रखें कड़ी नजर। वहीं सोमवार के सुबह भी कर्मचारियों ने नोएडा के फेज 2 इलाके में प्रदर्शन किया। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने औद्योगिक इकाइयों के लिए नए निर्देश लागू कर दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि नियमों के जरिए श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और जिले को श्रम सुधारों के मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिलाधिकारी मेहरूपम ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर नियमों की जानकारी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रमिकों से ओवरटाइम काम लेने पर उन्हें नियमित मजदूरी की तुलना में दोगुना भुगतान करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ओवरटाइम भुगतान में किसी भी तरह की कटौती की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने साप्ताहिक अवकाश को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी सुनिश्चित करनी होगी और यदि किसी कर्मचारी से रविवार को काम लिया जाता है तो उसे दोगुनी दर से मजदूरी दी जाएगी। मैं जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर समस्त श्रमिक भाइयों और बहनों को नमस्कार करती हूँ। आप सभी के समक्ष मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 2 से 3 दिवस में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। श्रमिकों के कल्याण के लिए इन फैसलों का ऐलान। प्रशासन ने सभी फैक्ट्रियों को निर्देश दिया है कि वो श्रमिक कल्याण से जुड़े दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। इन निर्देशों में शामिल है सामान्य दर से दोगुनी दर पर ओवरटाइम का भुगतान बिना किसी कटौती के। सभी श्रमिकों के लिए हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी अनिवार्य। यदि श्रमिकों को रविवार को काम पर बुलाया जाता है तो उन्हें दोगुनी मजदूरी दी जाएगी। नियमों के अनुसार 30 नवंबर तक बोनस की राशि बैंक खातों में जमा की जाएगी। यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए सभी कार्यस्थलों पर आंतरिक शिकायत समितियों का गठन, जिनकी अध्यक्षता महिलाएं करेंगी। हर फैक्ट्री में शिकायत पेटियों की स्थापना। हर महीने की 10 तारीख तक वेतन का भुगतान। सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची देना अनिवार्य। वहीं दूसरी तरफ कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई निर्देश जारी किए गए हैं। सभी औद्योगिक इकाइयों को यौन उत्पीड़न के मामलों में निपटारे के लिए आंतरिक शिकायत समिति गठन करनी होगी, जिसकी अध्यक्षता महिला सदस्य करेंगी। इसके अलावा कार्यस्थल पर शिकायत पेटियां लगाने के भी निर्देश हैं। श्रमिकों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रशासन ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। अधिकारियों के अनुसार श्रमिक निर्धारित हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उनका तुरंत निपटारा किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नियमित निगरानी की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इन सबके बीच सवाल बड़ा है। एक तरफ कर्मचारी अपने वेतन को लेकर हल्ला बोल है, वहीं दूसरी तरफ सीएम के आदेश से कि कब तक कर्मचारियों को राहत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। सुरों की मलिका, जिंदा दिली की मिसाल और भारतीय संगीत की वो आवाज जिसने 8 दशकों तक दिलों पर राज किया। आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहे। 91 वर्ष की उम्र में भी जिनके सुरों में दम था और जिनके कदमों में थिरकन, आज उस सुरीले सफर का एक अध्याय समाप्त हो गया। आशा ताई सिर्फ एक गायिका नहीं थी, बल्कि खुद में संगीत का एक मुकम्मल संस्थान थी। आइए देखते हैं आखिरी आपको बता दें मुगल कही जाने वाली इस महान फनकार का वो सफर जो संघर्षों से शुरू होकर सफलता के शिखर तक पहुंचा। मैं फिल्म जगत की आखिरी मुगल हूँ। सुरों की मल्लिका आशा दीदी ने जब ये कहा, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वो एक दिन संगीत की दुनिया को यूं दर्द भरे सन्नाटे में छोड़ जाएंगी। करीब 2 साल पहले 91 की उम्र में दुबई की लाइव कॉन्सर्ट में दम मारो दम गाकर उन्होंने न सिर्फ दर्शकों को झुमाया, बल्कि विक्की कौशल के मशहूर तौबा तौबा स्टेप से सभी को मंत्रमुग्ध भी कर दिया। अब वो आवाज हमारे बीच नहीं रही। 8 दशकों से भी लंबे अरसे में, जिसमें 4 पीढ़ियां जवान हो जाती हैं। आशा भोसले ने कहा था, मेरी जिंदगी एक खुली किताब रही है। मैंने कभी खुद को पर्दे के पीछे नहीं रखा, ना ही किसी तरह का भेदभाव किया। शायद यही वजह है कि लोग मुझे अपना मानते हैं। आज जब वो हमारे बीच नहीं है, तो ये कमी किसी अपने बेहद करीबी को खो देने जैसा दर्द दे रही है। एक ऐसा गम जो लंबे समय तक हमें खाता रहेगा। 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के गोवा में जन्मी आशा भोसले का जन्म संगीतमय परिवार में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक जाने माने एक्टर और शास्त्रीय गायक थे। संगीत विरासत में मिला, मगर आशा को संगीत से ज्यादा खेल कूद में रुचि थी। उन्होंने बताया था, मेरे पिताजी संगीत के महारथी थे और भाई बहन भी संगीत प्रेमी। पिताजी मुझे संगीत की तालीम देने की कोशिश करते, मगर मैं तो खेल कूद और घर के कामों में मगन रहती। हमारे स्कूल में एक मास्टर जी थे, वो जब भी मुझे और दीदी को साथ गाने के लिए कहते, मैं भाग जाती थी। मेरे घर वाले, आस पड़ोस के लोग मुझे बुद्धू, पठान, पहलवान जैसे नामों से बुलाते। शादी के बाद आशा की जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रही। आशा जी अपने बारे में बताती हैं, कोई मुझसे कहे कि मैंने गाना कब और कैसे सीखा, तो मैं कहूंगी गायिका बनने के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था।
मगर घर की खस्ता हालत पर भोसले साहब ने ही मुझे गाने के लिए प्रेरित किया। कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें तो हमेशा से पता होता है कि क्या बनना है, मगर मैं ऐसा नहीं कह सकती। मैं तो समय के प्रवाह के साथ बहती चली गई। शादी के बाद दिक्कतें बढ़ गई थी। हम लोग बोरीवली में रहा करते थे। उस जमाने में लक्ष्मी, मिंडवा, मूवी टोन, फेमस स्टूडियो ये सभी घर से बहुत दूर थे। आने जाने में समय भी बहुत जाता और पैसे भी। एक आध गाना मिल भी जाता तो पैसे मिलने के लाले पड़ जाते। काम पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। माँ तो कई बार कहती, गलती से मेरे घर में लड़की पैदा हो गई, इसे तो लड़का होना चाहिए था। वक्त बदलता रहा, धुनें बदलती रही, लेकिन आशा की आवाज में वही ताजगी और जोश हमेशा कायम रहा, जैसे हर दौर में उन्हें फिर से नया बना देता हो। बाद के सालों में भी उन्होंने खुद को सीमित नहीं किया। ए.आर. रहमान के साथ रंगीला, लगान, ताल और तक्षक जैसी फिल्मों में गाकर उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी आवाज पर उम्र का कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने उर्मिला मातोंडकर से लेकर ऐश्वर्या राय तक नए दौर की हीरोइनों को भी अपनी नशीली आवाज दी। जहां कई पुराने कलाकार बदलते संगीत और रिमिक्स के दौर से असहज थे, वहीं आशा ने इसे खुले दिल से अपनाया। उन्होंने अपने ही गानों को नए अंदाज में पेश किया और नई पीढ़ी तक अपने संगीत का जादू पहुंचाया। उनका सफर आसान नहीं था, मगर उनकी जिद, मेहनत और अलग पहचान बनाने का जुनून आखिरकार जीता। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेगी। अलविदा आशा ताई। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।